नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। अरे चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक आप जाएंगे? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में तीसरे चरण की वोटिंग से कुछ घंटे पहले आपको बताएंगे वो मुद्दे जो कल वोटिंग पर हावी रहने वाले हैं। आज आपको बता रही हूं कि चुनाव जीतने के लिए क्या नेता कुछ भी करेंगे। जी हां, फिर बयानों से मर्यादा तार तार होगी तो वो भी होगी, नोटों का खेल होगा तो वो भी होगा। बस चुनाव जीतना है, फिर नेता पाकिस्तान के पाले में खड़े भी हो जाएंगे और अपने ही शहीदों के बलिदान को स्टंट भी कहेंगे। जी हां, चुनाव जीतना है तो नोटों के पहाड़ भी लग जाएंगे और पैसा पानी की तरह भी बहाएंगे। चुनाव में पैसों का खेल सामने आया है, उस पर भी आज बात करूंगी, क्योंकि दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं। ये दो तस्वीरें, तीसरे चरण की वोटिंग में कुछ घंटे बचे हैं और कल बयानों पर भी तीसरा चरण होगा और कैश लोक पर भी रण होगा। एक तरफ कांग्रेस के नेता हैं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री पुंछ हमले को स्टंट बता रहे हैं और कह रहे हैं स्टंटबाजी है। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के पाले में खड़े होकर पाकिस्तान का दम दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नोटों का अंबार भी लगा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये झारखंड से नोटों का अंबार मिला है और पैसे अभी तक निकल रहे हैं। जिस कर्मचारी की तनख्वाह 30,000 नहीं, उसके यहां 30 करोड़ मिल गए। सोचिए ये खेल किसका है, और चुनाव से पहले ये दोनों तस्वीरें क्या कहती हैं, इसको भी समझिए। तीसरे चरण में जैसा मैंने कहा कुछ घंटे बचे हैं और उस 3 घंटों, उस तीसरे चरण से पहले हो क्या रहा है आपको ये बताती हूं। बयानों से कैसे मर्यादा तार तार हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला की, पाकिस्तान के पाले में क्यों खड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला। जहां एक तरफ राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पीओके लेकर रहेंगे, तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान के समर्थन में वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां थोड़ी पहनी है, वो कह रहे हैं उनके पास एटम बम है। सोचिए, पाकिस्तान के पाले वाली बात फारूक अब्दुल्ला करते हैं, कुछ किया तो पाकिस्तान के पास एटम बम है। आपके पाकिस्तान के प्रवक्ता है। सिर्फ ये नहीं है, उज्जवल निकम को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो उज्जवल निकम, जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट के दौरान केस लड़ा था, सरकारी वकील थे। कांग्रेस नेता वडेट्टीवार, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने विवादित बयान दे दिया। वो कह रहे हैं शहीद हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा, कसाब को भी क्लीन चिट दी जा रही। आरएसएस समर्थक पुलिस वाले ने शहीद हेमंत करकरे को मारा है। इस तरह के बयान चुनाव में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेता चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे क्या। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी साहब ने कैसे सवाल उठाए हैं शहादत पर। कांग्रेस प्रत्याशी क्या कह रहे हैं, पुंछ में बड़ा हमला हुआ, उसमें एक जवान शहीद हुआ और चन्नी ने शहादत को बीजेपी का स्टंट बता दिया। वो कहते हैं चुनाव में ये स्टंटबाजी इसीलिए करते हैं, चुनाव जीतने के लिए स्टंटबाजी है। हमारा जवान शहीद हो गए और उनको वो स्टंटबाजी नजर आती है। वो कह रहे हैं ये हमले नहीं है, बीजेपी की स्टंटबाजी है। आज सवाल पूछ रही हूं कि क्या इन बयानों पर लोग तीसरे चरण में वोटिंग करेंगे। और बात सिर्फ ये नहीं है, एक और तस्वीर आज निकल कर आई है, एक और तस्वीर जो कि नोटों का अंबार है, वो भी आपको दिखा देती हूं। वो नोटों का अंबार जरा देख लीजिए। झारखंड में बड़े कैश कांड का भंडाफोड़ हुआ। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नोट ही नोट आपको नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। कांग्रेस नेता के करीबी से करोड़ों रुपए मिले हैं। ये जो तस्वीर है, जहां नोट गिनने की मशीनें हैं, वहां पर अधिकारी नोट गिनते जा रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन नोट निकलना कम नहीं हो रहे हैं। जेएमएम सरकार में मंत्री आलमगीर आलम है और आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से यह कैश मिला है। जैसा मैंने कहा, जिनकी 30,000 सैलरी नहीं, वहां 30 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं जहांगीर के घर से। अब बैग, बिस्तर, अलमारी, सबसे भारी कैश निकल रहा है, सब जगह कैश उगल रहा है। लगातार नोटों के बंडल गिनने में मशीनें लगी हुई हैं और मशीनें मंगाई जा रही। 30 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है ये कैश का काउंट। सवाल यह है ये पैसा कहां लगने वाला था। रांची में ईडी ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी और वहां ये कैश के बंडल निकल रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। महंगे जेवर निकल रहे हैं। नेताओं
और इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी अब छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। ये साल जो आप देखेंगे, पिछले साल कांग्रेस सांसद से भी भारी कैश मिला था। धीरज साहू का नाम आपको याद है। ईडी के छापे में 350 करोड़ रुपए कैश उस वक्त बरामद हुए थे और आज ये 30 करोड़ निकल रहे हैं। ये नोटों का अंबार, क्या ये भी चुनावी मुद्दा रहेगा? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। नोटों का ये पहाड़ जिससे गिनने में मशीनें हांफने लगी, कैश का ये अंबार जिसे समेटने में अफसर थक गए। क्या ये पैसा चुनाव में खपाया जाना था? करोड़ों रुपए कहां पहुंचाने थे? क्या वोटर को खरीदने के लिए इस काले धन का इस्तेमाल होना था? क्योंकि कल तीसरे दौर की वोटिंग है, उसके चंद घंटे पहले ईडी ने झारखंड में कैश कांड का भांडाफोड़ कर दिया। सोरेन सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता के करीबी से 30 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त कर लिया और गिनती अभी जारी है। झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़। जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? दिसंबर 2023 में कांग्रेस सांसद की अलमारियों ने 350 करोड़ उगले थे और अब मतदान से ऐन पहले आरोप है कि जहांगीर के ठिकाने ने आलमगीर के खजाने से पर्दा उठा दिया। लेकिन सियासत तो बेपर्दा शहादत को लेकर भी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ, एक जवान ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी को ये बीजेपी की स्टंटबाजी दिखती है। ये सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चन्नी ने आतंकियों के हौसले बढ़ाकर शहादत का अपमान कर दिया, तो उनसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए फारूक अब्दुल्ला फिर पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। जब मोदी सरकार पीओके को लेने का दावा कर रही है, तो इंडिया अलायंस के नेता पाकिस्तान का दम दिखा रहे हैं, एटम बम का डर दिखा रहे हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। फारूक साहब, आप भुला गए 71 का युद्ध, भुला गए करगिल युद्ध, भुला गए। अगर पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहना है तो नरेंद्र मोदी अगर थोड़ा सा आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान नाश हो जाएगा। इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है, उनके बयानों पर। और छाप ही नहीं है, उनकी एक एक आवाज में पाकिस्तान की गूंज नजर आ रही है। वो उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। अपनी सरकार और शहादत में विपक्ष को खोट दिखती है, लेकिन वोटों की खातिर पाकिस्तान के पाले में खड़े होने में इन लोगों को कोई दिक्कत नजर नहीं आती। वोटिंग से पहले मुद्दा कैच भी है और परमाणु बम का डर दिखाने वाले पाक परस्त बयान भी हैं। और क्या इन्हीं पर होगा तीसरे चरण का भीषण रण? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। परिचय आपसे कराऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर यह कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। यह इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एनआईए जांच की सिफारिश क्यों की गई है? दिल्ली एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की है आम आदमी पार्टी पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग लेने का आरोप है। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सिख फॉर जस्टिस जो कि आतंकी संगठन है, उससे फंडिंग लेने के आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी पर $16 मिलियन फंडिंग लेने का आरोप लग रहा है। $16 मिलियन। तो अरविंद केजरीवाल पर यह एनआईए जांच की सिफारिश दिल्ली के एलजी ने की है। क्यों की है? कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से इन्होंने पैसा लिया और जैसा मैंने कहा उस फंडिंग को लेकर अब $16 मिलियन फंडिंग के आरोप लग रहा है। $16 मिलियन लिए गए और आम आदमी पार्टी के लिए लिए गए और एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आतंकी संगठन है, जो कि एक बैंड संगठन है, उससे पैसे के अरविंद केजरीवाल ने लिए। अब बड़ी खबर है ये। मैं बड़ी खबर इसलिए कह रही हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस वक्त जेल में है, जिन पर एक पूरी जांच चल रही है,
उनके ऊपर अब एनआईए जांच क्या बैठेगी, क्योंकि एलजी ने तो सिफारिश कर दी है। मैं एक बार जरा अपने मेहमानों का परिचय करा दूं, क्योंकि शुरुआत मुझे लगता है इसी से करनी चाहिए। के शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में है। प्रियंका भारती जी, आरजेडी की प्रवक्ता है। और प्रोफेसर अखिल स्वामी है, राजनीतिक विश्लेषक है स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। ये बड़ी खबर है और मैं इसलिए कह रही हूं, भले ही आम आदमी पार्टी के कोई प्रवक्ता इस वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन एनआईए जांच और सिख फॉर जस्टिस से $16 मिलियन लेने के लिए। अब मुझे यह बता दीजिए एक बार दुष्यंत जी, क्योंकि एक तो गठबंधन है और जिन पार्टियों का गठबंधन आम आदमी पार्टी से है, अब उनको भी इस पर सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि एक आतंकी संगठन से क्या पैसे लिए गए, एनआईए जांच अगर होगी तो क्या यह भारी पड़ेगी? देखिए, आतंकवाद का, आतंकवादी संगठन का इंडिया अलायंस और उसके समर्थक कभी कोई समर्थन नहीं करते। समर्थन तो आप आम आदमी पार्टी का भी नहीं करते थे। आम आदमी पार्टी का मुद्दों के आधार पे गठबंधन है और जांच करने के लिए अगर एलजी साहब ने कहा आप जांच करिए, जांच का हम स्वागत करेंगे। लेकिन साथ ही मैं ये प्रश्न पूछूंगा हमारे मित्र के शर्मा जी से कि कल चुनाव होना है, आज शाम को ही ये खबर ब्रेक हुई, आज से 4 दिन पहले भी कर सकते थे। और अगर आम आदमी पार्टी कथित रूप से किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से धन ले रही थी तो आज तक आप क्या कर रहे थे भाई, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? अच्छा, बैंड ऑर्गेनाइजेशन से धन ले रही थी तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की है? मैं एक बार फिर बता रही हूं, ये बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां एक तरफ कैश निकल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कैश लेने के आरोप लग रहे हैं, तीसरी तरफ आरोप बयानों के भी लग रहे हैं। के शर्मा जी, जरा इस पर एक बार आपसे रिएक्शन ले लेती हूं, क्योंकि खबर तो दूसरी है डिबेट की, लेकिन ये खबर अभी अभी आ गई है और ये बड़ी खबर है कि एक आतंकी संगठन से पैसे लिए गए, $16 मिलियन लिए गए और ये फंडिंग हुई है। इसकी सिफारिश एलजी साहब ने कर दी है कि जांच हो इस पर। अब ये स्कैनर और रडार पर पहले से आप लोग कहते आए कि अरविंद केजरीवाल थे, क्योंकि जब से कुमार विश्वास ने वो बयान दिया था कि ये खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते, तब से ये आरोप कहीं ना कहीं लगते रहे विपक्ष द्वारा उनके ऊपर। के शर्मा जी, देखिए सुचेता जी, ये जांच एजेंसियों का काम है कि जब उनके पास तथ्य और पूर्ण होते हैं तो अपनी जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हैं और उसके आधार पर जांच होता है। लेकिन जिस विषय को आपने अभी आतंकी वाला विषय लिया, यदि आप चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सुने, आप फारूक अब्दुल्ला का बयान सुने और फिर इस घटना को जोड़े तो ये तीनों ही घटना आतंकवाद से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान जो आतंकवाद का गढ़ है, उसकी परमाणु शक्ति की धमकी दे रहे हैं कौन? ये विपक्षी गठबंधन के लोग भारत को। चरणजीत चवन्नी जो चवन्नी है, जो पता नहीं चन्नी साहब जो हैं, वो बता रहे हैं कि ये स्टंट है, पुलवामा का घटना और जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया, आतंकवादियों को पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है, ये उसके विरोधी हैं और पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं कि साहब क्यों भारत ने घुस के मारा, ये उसका विरोध कर रहे हैं। और तीसरी आपने जो कहा कि ये जो आतंकी फंडिंग की बात कही, ये तीनों ही बातों को जोड़ेंगे तो एक ही तथ्य है इसके अंदर। हाँ। आज ये देखिए कि विपक्ष की भाषा क्या हो गई है, हताश और निराश विपक्ष जो है, आज जो बौखलाहट में पाकिस्तान और आतंकियों के एजेंट की भाषा बोलने लगी है, ये वही विपक्षी दल है। सुचेता जी, ये भी ध्यान रखने वाला विषय है। हाँ। इन्हीं के गठबंधन के एक दल ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि देश की सारी परमाणु शक्तियों को समाप्त कर देना चाहिए। यह सीपीएम के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, जो इनके मुख्य गठबंधन दल है, बिहार से बैठी है यहां पर, जिन्होंने 5 सीट दिया है वहां पर इस गठबंधन को, इस दल को। वो कहता है कि देश की परमाणु शक्तियों को जितने भी है उसको समाप्त कर देना चाहिए, दरिया में फेंक देना चाहिए, और हम आएंगे तो कर देंगे। आप साजिश तो सोचिए कि इस देश को बर्बाद करने की आज विपक्ष किस स्तर तक जा चुका है कि वो देश की परमाणु शक्तियों, पाकिस्तान परमाणु संपन्न है, भारत वो बता रहा, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं चीन परमाणु संपन्न है, वो भारत पे कभी भी अटैक करने की स्थिति है, और हमारे देश की परमाणु शक्तियों को हम समाप्त कर दें। और ये वही दल है, याद रखिएगा सुचेता जी, जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, ये लोगों ने अटल जी पर प्रश्न उठाए। ये वही कांग्रेस है जो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं बनना देना चाहती थी। ये देखो, उस समय प्रश्न उठाया इन लोगों ने कि क्यों किया,
तो ये आप ये समझ लीजिए कि इनकी सोच क्या है। ये पाकिस्तान से जाकर सहायता मांगते हैं कि मोदी जी की सरकार को समाप्त करना है। और जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है सुचेता जी, आज जो नोट की गड्डी पूरा देश देख रहा है। ठीक, ये कुछ महीने पहले कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए, उस समय भी लोगों ने कैश देखा। मैं कल के लिए पूछना चाह रही हूँ, कुछ घंटे बचे हैं वोटिंग में के शर्मा जी, कुछ घंटे बचे हैं और बीजेपी आरोप ये लगा रही है। मैं भी बोल देता हूं, इसके बाद बुलवा लीजिएगा। अच्छा, ना मैं उसमें ही बोल देता हूं। बोलिए, एक मात्र लालू प्रसाद यादव स्वतंत्र भारत के ऐसे भ्रष्टाचारी सजायाफ्त देता है जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। अब पूरा परिवार में आधे सदस्य भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में। मैं एक बार प्रियंका जी से पूछ लेती हूँ। प्रियंका जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि धन कुबेर निकल रहे हैं, जहां धन उगल रहा है। एक सेकंड जरा, क्योंकि जेएमएम वहां पर हेमंत सोरेन जेल में है, उनके नेता, उनके मंत्री वहां, उनके मंत्री के पीएस के कर्मचारी के यहाँ। अब बोलिए, वहां पर जिनकी शायद आमदनी ना हो 30,000, उनके यहाँ पे 30 करोड़ निकल रहा है। ये कैसे निकल रहा है प्रियंका जी? इसको जस्टिफाई कैसे करेंगी, जरा ये एक बार बता दीजिए। सुचारिता जी, सबसे पहले तो बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने जिस तरह से एक दलित मुख्यमंत्री को, चन्नी जी को भी चवन्नी कहा, ये इनकी जातिवादी मानसिकता को भी पूरे देश में जग जाहिर किया है कि भाजपा कैसी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी पार्टी है। और अभी रही आप बात कर रही हैं पैसे की और पाकिस्तान की, तो ये वही प्रधानमंत्री जी है ना, नरेंद्र मोदी, देश के पहले प्रधानमंत्री, तो छुप छुपा के पाकिस्तान चले गए, नवाज शरीफ जी क्या बिरयानी खाए, देश को पता तक नहीं चला। वही प्रधानमंत्री है ना जिन्होंने 52 करोड़ रुपए लिए और देश के 140 करोड़ जनता की जिंदगी का सौदा कर दिया। अब बिल्कुल ठीक लग रही है, अपने ऊपर लिखा है ना के शर्मा जी के ऊपर, मोदी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उस देश में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोविशील्ड कैसे लगवा दिया उन्होंने, अभी उसकी रिपोर्ट आई है ना कि किस तरह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक सब कुछ हो रहा है। किसका सौदा किया? ये किसके सौदेबाज लोग हैं? और आप आगे बात करिए पाकिस्तानी के गिरिराज सिंह जी, जितना मुंह पे राम नहीं आता होगा ना, उतना मुंह पर इनके पाकिस्तान आता होगा। ऐसे लोग हैं ये लोग जिनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, खाली इधर उधर की बात करेंगे। अब आते हैं पैसे के ऊपर है बात। चंदे का सौदा करके धंधा देने वाले लोग पैसे पे बात करेंगे। अभी कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि 350 करोड़ रुपया मिला था, उसके बाद की रिपोर्ट लगता है पढ़ते नहीं है। बहुत क्लियरली मेंशन था कि वहां पर कुछ नहीं निकला, टैक्स वगैरह का उन्होंने सारा स्लिप दिखा दिया, क्लीन एंड क्लियर। चुनाव के समय में करवाएंगे ही, क्योंकि ईडी को इन्होंने वसूली प्रकोष्ठ बनाकर रख दिया है। तो ये है ऐसे भाजपाई लोग। और अभी आप एक और सवाल वहां पर उठा रही थी, शहीदों के नाम पर वोट। अभी आप कह रही थी ना कि लोग शहीदों का मजाक बनाते हैं। शहीदों के एक मिनट प्रियंका जी, मैं अपने सारे मेहमानों से कह रही हूँ कि दो बड़े मुद्दे हैं आज जिन पर हम बात कर रहे हैं। एक तरफ ये कैश जो निकल रहा है, दूसरी तरफ वो बयान जो दिए जा रहे हैं, तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। प्रियंका जी, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मैं पहले इस कैश कांड पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो नोट निकल रहे हैं, सुनिए प्रियंका जी, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप ये जो कैश उगल रही है, ये मशीन्स जो गिनती चल रही है, मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि जिसके घर की आमदनी, मैंने पूछा 30,000 नहीं है, उसके घर में 30 करोड़ क्या कर रहे हैं? ये सवाल आप खुद से भी पूछिए, फिर जवाब दीजिए। हाँ सुचारिता जी, अब मैं आपको जवाब देती हूँ। जिस तरीके से भाजपा ने ईडी को वसूली प्रकोष्ठ बनाकर छोड़ा है, ये पूरे देश में जग जाहिर है। लेकिन मुझे समस्या इस बात से हुई कि जिस तरीके से ये जातिवादी कैसे नहीं, आपने इसको रोका कैसे नहीं? लालू यादव पे बोलो, चवन्नी बोलिएगा, इतनी हो गई है इस देश में। संविधान अभी समझ लीजिए, और इस संविधान के आगे आपका मन तो नहीं चलेगा। मेरा सवाल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग शिष्टाचार का ध्यान रखें। मैं यहाँ पर क्लास तो नहीं लगा रही हूँ। मैं सुन लीजिए मेरी बात, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग मोदी जी के बारे में ऐसे बोलते हैं, वो लोग लालू जी के बारे में ऐसे बोलते हैं। ये तो मैं कितने डिबेट से देख रही हूँ, तो पहली बार नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, सवाल का जवाब है, सवाल का जवाब है। ठीक है, मैं जा रही हूं एक बार प्रोफेसर स्वामी जी के पास। प्रोफेसर स्वामी, मैं आपसे पूछ लेती हूँ धीरेन्द्र जी के पास। धीरेन्द्र जी और प्रोफेसर स्वामी को स्क्रीन पर रखिए। प्रोफेसर स्वामी, मुझे बता दीजिए, मैं फिर वही सवाल दोहरा रही हूँ, जिसकी आमदनी 30,000 नहीं, उसके पास 30 करोड़ कैसे आया? क्या ये पूछने वाला और सोचने वाला सवाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल सवाल सही है। मुझे जो खबर मिली है, वो जिसके यहाँ पैसे पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अरे
मेरे घर में तो अगर breaking 4 news दे रहे हैं नौकर आप? काम करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हाँ। विचारधारा मेरी हो ये वो खबर कहाँ से विचारधारा मिली है प्रोफेसर स्वामी? नहीं, सूत्रों से मिली। कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता हाँ, है? वो बीजेपी का अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है भाई के शर्मा जी। इसके बाद मेरे पास तुरंत आपके पास आना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। जो हाँ, पूर्व वक्ता ने कहा, ये जांच से पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है। जो पूर्व वक्ता ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ। जो इस समय देश में सबसे बड़ी समस्या है कि संविधान को हटा के मनुस्मृति लागू हो रही है। शर्मा जी ने जितने भी नाम लिए, फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, अल्पसंख्यक हैं। देखिए अब आप बयान देखिए, मैं एक मुद्दे पर बात कर लूं प्रोफेसर स्वामी पहले। ये पीडीए को तबाह करने वाले लोग हैं। ये नैरेटिव क्यों चेंज करते हैं आप लोग? मेरे को समझ नहीं आता है। देखिए, इस समय जो नैरेटिव है एक ही है केवल हिंदुस्तान में। प्रोफेसर केवल स्वामी एक उस narrative। कैच पर नहीं बोलना है। वो है प्रोज्वल रवन्ना। हाँ। देश के प्रतिष्ठा को गिराने वाला आदमी एक और जर्मनी मुद्दा लिया है। में देश का भद्द पिटवा रहा है। ठीक है। और उसका बाप पकड़ा गया है और वो वापस आने को तैयार नहीं है, जिसकी कन्वेंसिंग की गई थी। तो इस समय हिंदुस्तान की नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, प्रोज्वल रवन्ना जिस तरह से बदनामी कर रहे हैं, और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, प्रोफेसर स्वामी, ये speak on जिसके यहाँ cash। पैसे पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। आपके सूत्र बड़े रेलेवेंट सूत्र लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये खबर मुझे कहीं से नहीं मिली कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता अगर है। एक मैं धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट दुष्यंत जी, एक एक करके बात करेंगे। इन्होंने खबर को नया स्पिन दे दिया। वो कह रहे हैं जो पकड़ा गया है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अब वो पीएस के यहाँ काम कर बीजेपी का कार्यकर्ता है। जांच में अभी तक क्यों नहीं आई बात सामने? धीरेन्द्र जी, हाँ, के शर्मा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं धीरेन्द्र जी के पास जाऊँ। एक मिनट, के शर्मा जी, आपका कार्यकर्ता है ये कह रहे हैं प्रोफेसर स्वामी। मुझे तो पता नहीं ये प्रोफेसर स्वामी है क्या, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य है इसमें। मैं सनातनी हूँ। जो सर्विस कर रहा है, हाँ, रहने दो भैया, सर्टिफिकेट मत दिया करो। सनातनी जो है ऐसा नहीं होता। चलो, ये जो व्यक्ति, आप सोचिए, गवर्नमेंट सर्विस, जो जहांगीर आलम है वो भाजपा के मंत्री हैं, उनके यहाँ एक नौकरी कर रहा, उनका पीए है। पीए का भी वो उसके घर में काम करने वाला जो है वो भी अपॉइंटी है। और इनको सूत्रों से खबर मिल गई भाजपा है। इनको आके चैनल में झूठ बोल देना, इनका कौन लेने देने वाला है? ना इनके आगे नाथ ना पीछे पग है। इनके कोई लाइबिलिटी लेने वाला है क्या, ये जो बैठ के चैनल पे बैठ रहे हैं? इनकी कोई है, किसी पार्टी से आते हैं, कहां से आते हैं? नहीं प्रोफेसर स्वामी, यदि किसी पार्टी से होते देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल हो। पार्टी पे क्लेम करता है इस समय। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल हो। अगर ऐसा बयान है तो बताइए कहां से जांच में पता चला है, क्योंकि ये इस तरह से कह देना, इस वक्त वो रडार पर है, वो विजुअल्स जो अभी स्क्रीन पे चल रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, कोई इन्वेस्टिगेटिंग नहीं तो आप ऐसे बयान नहीं दे सकते ना प्रोफेसर स्वामी। दिस हैज टू बी अ रिस्पांसिबल स्टेटमेंट। इलेक्शन के एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगा दिया, वैसे ही क्या है, एनआईए की जांच कराइए, कराते रहिए, क्या परेशानी? वो एलजी साहब ने बोला है कि हाईकोर्ट जेल देने वाली है। आदमी यहाँ पर बैठ के बकवास कर रहा है। तो ये आप बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन आपने सीधे बोल दिया कि ये पैसा जिसके यहाँ निकला है ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। दिस इज नॉट अ क्रेडिबल स्टेटमेंट। प्रोज्वल रवन्ना विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल चलाने वाला आदमी है, जो इनका प्रज्वल रवन्ना पर डिबेट दूसरे दिन हुई थी। आज डिबेट का टॉपिक कुछ और है। घूम फिर कर क्या हम उन्हीं टॉपिक्स पर आएंगे जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं? इसके बारे में जरा सोचिए। आज जो टॉपिक है वो ये नोटों की गड्डी है। आज जो टॉपिक है वो आदमी जांच करा लीजिए। ये क्रेडिबल नहीं है, ये क्रेडिबल बयान नहीं है। मैं फिर कहूंगी, जांच कराइए, जांच कराइए, हम थोड़ी जांच करता है। गलत होगा, जांच कराइए। नहीं, आप तो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं दिए जाते ना धीरेन्द्र जी। पूरा धीरेन्द्र जी, सूत्र आपके शक से जांच होते हैं ना, शक से होगी जांच। किसी पार्टी के धीरेन्द्र जी के पास आपको क्या होता है ये भाई? जहांगीर आलम जो कि मंत्री हैं झारखंड की सरकार में, मुझे ये सिर्फ समझ में आ जाती है आपको क्या होता है। वहां पर करोड़ों कैश मिल रहा है, ये मेरे को अभी तक जवाब नहीं मिला है कि एक ऐसे व्यक्ति के घर जो पैसा मिलेगा जिसकी आय नहीं है उस हिसाब से, तो वो पैसे का क्या लेन देन है, क्या गठजोड़ है, कहां कनेक्ट हो रहा है? चुनाव के कुछ घंटे पहले, वोटिंग होनी है कुछ घंटों। यह सुचारिता जी इंडी गठबंधन के नेता और जहां भी इनकी सरकारें चल रही है, करीब करीब यही स्थिति भ्रष्टाचार का आलम है। और जहां पर आप बात कर रहे हैं, आलमगीर आलम मंत्री जो है उनके पीएस के यहाँ ये 30 करोड़ रुपये नगद जो पकड़े गए हैं, जो नेता के नेतृत्व में इनकी सरकार चल रही है, जो नारा देते थे जल जंगल जमीन, उनके ही गठबंधन के नेता जमीन बेच करके अमीर बनने का खेल कर रहे हैं और देश के लोग और इसको देख रहे हैं बहुत अच्छे से। ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे कि यहाँ संविधान नहीं बचने दिया जाएगा। आप तो गरीबों के पैसे को हकमारी कर रहे हैं बैठकर।
जंगलों को आप बेचने का काम कर रहा है, आप वहां पे माइंस को बेच रहे हैं बैठ करके, और किसके लिए? उन आदिवासी गरीब लोगों की जमीन को। ऐसे लोगों को तो मोदी जी ने कहा है कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही ईडी की कार्रवाई को देख करते ये लोग एक साथ हाथ मिला करके, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, एक होकर के बैठ गए हैं। राजनीति में ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इंडी गठबंधन है सुचरिता जी, जो सरकार नहीं व्यापार चला रही है। और ये चाहे झारखंड की बात हो या कर्नाटका की बात हो, इन लोगों का आज धीरज साहू क्या, इसी कांग्रेस के नेता क्या 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उतना बड़ा कैश आप ही लोगों के स्क्रीन पर पहली बार देखा। और फिर मैं आपको बधाई देता हूं देशवासियों को दिखलाने के लिए सुचरिता जी की 30 करोड़ रुपये का नोटों का पहाड़ फिर आप ही के चैनल पर देखने को मिल रहा है। और दुर्भाग्य और संजोग से दोनों कांग्रेस के नेता हैं, और वो लोग कहते हैं कि मुझे घूमने के लिए पैसे नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। जरा बताइए कि भ्रष्टाचार का ये आलमगीर के आलम क्या हो रहा है। और दूसरी बात हो गई कि जब चुनाव में कोई मुद्दे नहीं है तो किस तरह से फारूक साहब उछालते हैं मुद्दे को, किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जी चन्नी साहब कहते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। क्या जो शहीद हो रहे हैं उनके शहादत को ये किस स्तर तक लेके जा रहे हैं? आज हमारा भाई जो वहां पे जाके 2000 किलोमीटर पर देश की मिट्टी को बचाने के लिए शहादत देता हो, उसको आप बांध के कह रहे हैं कि ये स्टंट हो रहा है। राजद के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि दलित प्रेम, अभी 10 सेकंड बीच में थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड मौका दीजिए। राजद के प्रवक्ता ने कहा मेरे भाई को, सहयोगी प्रवक्ता को, कि दलित का आप अपमान कर रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी की माता का जिस तरह से जमुई के चुनाव में आप ही के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा आपके सर्वोच्च नेता के मंच पर रहते हुए जिस तरह से अभद्र और अश्लील भाषा में ज्ञान दिया गया था, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, एक कंप्लीट कर आपको दलित पे बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ। दलितों की संपत्ति को आप लोगों ने अपनी संपत्ति देखिए बार बार कहती हूँ मुद्दों को भटकाने की कोशिश मत करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस। नहीं, एक सेकंड प्रियंका जी देखिए, हाँ, understand this crucially as well, that this person is misleading the whole nation by saying that we are against Dalits. Who is misleading the nation, ma'am? Who is misleading the nation? एक मिनट, who is misleading the nation? क्या ये गलत है प्रियंका जी कहना कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है? क्या हम ये कहना बंद कर देंगे कि पीओके हमारा हिस्सा है? क्या हम ये बोलना बंद कर दें प्रियंका जी? और अगर हम ये बोले तो गठबंधन के नेता ये कहेंगे कि उन्होंने चूड़ियां थोड़ी पहनी है, वो तो एटम बम गिरा देंगे। ये बयान आप सोच कर देखिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते क्या आप ये कहेंगी कि हाँ पीओके तो हमारा नहीं है और हम उनके एटम बम का डर देखते रहेंगे? सुचरिता जी, हाँ 10 सेकंड। सुचरिता जी, बोलिए। हेमंत करकरे को मेरा श्राप लगा, ऐसा कहने वाली प्रज्ञा जी थी, प्रज्ञा ठाकुर। ये भूलिएगा मत, हमारे शहीद हेमंत करकरे जी को क्या बोला उन्होंने कि ये इसको मेरा श्राप लग गया। अब मैं बात करती हूँ दलितों की, क्योंकि पाकिस्तान मुद्दा नहीं है हमारा, मुद्दा है कि हमारा दलितों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार कैसे डकार रहे हैं लोग। कैसे चिराग पासवान ने बोल दिया कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। आप जाकर आरक्षित सीट पर लड़िएगा और संपन्न दलित छोड़ दे आरक्षण। बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है आरक्षण। जिस तरीके से ये लोग सोशल स्टेटस के नाम पर, हमारे सामाजिक समीकरण के नाम पर हमसे भेदभाव करते हैं, जिस तरह से ये शर्मा प्रवक्ता या भाजपा का चन्नी को चवन्नी कह देता है और लाली जो कि इस तरह से बेइज्जत करता है, उसी से बचाने के लिए भाजपा, इसी से बचाने के लिए, भाजपा की इन दगाइयों से बचाने के लिए हमें बाबा साहब ने आरक्षण का औजार दिया, हथियार दिया। इसको खत्म करने की जो बात करेगा, संविधान को खत्म करने की जो भाजपा बात करेगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ प्रियंका जी, मैं एक सवाल आपको पूछना चाह रही हूँ। चन्नी जी के लिए, मैं किसी के लिए भी किसी तरह के अपशब्दों के खिलाफ रहती हूँ हमेशा। जो लोग मेरा शो देखते हैं, जो लोग महाभारत देखते हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप इतनी नाराज है कि चन्नी जी को ये कह दिया वो एक दलित नेता है, आप इस बात से नाराज नहीं है कि चन्नी जी ने शहादत को लेकर स्टंटबाजी कह दी? मुझे हैरानी है, आपने एक बार ये नहीं बोला कि चन्नी जी कैसे कह सकते हैं कि जो पुंछ हम पे हमला हुआ वो स्टंट है। आपको गुस्सा उस पर नहीं आता है?
आप इतना बोल रही हैं, इतनी जोर जोर से गुस्सा हो रही है चन्नी जी के लिए, लेकिन जो शहीद हुए उनको स्टंटबाजी कहा जा रहा है और आप चुप हैं। आप एंकर बैठी हुई हैं और आप इसको कंडेम नहीं करती हैं। आप बोलिए क्या कंडेम स्टेटमेंट। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना प्रियंका जी। आपको दुख हुआ है? मेरे सवाल, आप भी बहुत कुछ कहती है मोदी जी के लिए, वो भी कहते हैं आपके नेता के लिए, तो मैं सबको शिष्टाचार का पाठ पढ़ाऊं यहाँ बैठकर। ये आप लोग नेता हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल होना है। मैं यहाँ पढ़ाने तो नहीं बैठी हूँ ना प्रियंका जी। सवाल का जवाब दीजिए। आपको चन्नी जी के शब्द बहुत अच्छे लगे, स्टंटबाजी है। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ सुचेता जी, मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। और ये अच्छा, आप इस बात प्रियंका, ठीक है, मैं दुष्यंत जी के पास जाती हूँ। के शर्मा जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, मुझे दुष्यंत जी के पास जाना है। नहीं, सुचेता जी मैं एक जवाब दे देता हूँ, फिर इसके बाद आप बुलवा लीजिए। बोलिए सुचेता जी, आप एक जवाब दे देता हूँ, बहुत आरोप लगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से इस देश के जवानों के खून से रंग मेरे से एक सेकंड दुष्यंत जी, भैया चुप रहो। टीवी फोड़ के बाहर थोड़ी ना आ जाओगी। ये कैसे? अच्छा, टीवी फोड़ के बाहर महिला के लिए ऐसे सम्मान कहता हूँ ये, हाँ देखिए, स्वाभाविक रूप से एक स्लिप ऑफ टंग होता है, क्योंकि चन्नी जो सरनेम है वो थोड़ा बोलने में हमें टिपिकल हो, तो ये कोई डेलिबरेटली मैंने नहीं बोला है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। अरे भाई, तो भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है, जेल हुई है उसे, लालू प्रसाद यादव को। पिछड़े वर्ग के है तो इसका क्या मतलब है? किसी वर्ग के रहे, यदि भ्रष्टाचार किया है, गाय भैंस के चारे पे घोटाला किया है, यदि डामर घोटाला किया है, नौकरी देने के बदले में लोगों से जो लोगों की जमीन लिखवा लिया है, उसको हमने सजा दिया है क्या? न्यायालय ने सजा दिया है, और इस हद की सजा दिया है कि मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते लालू यादव। उसका परिवार आज जो है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल से बेल पर है, तो भ्रष्टाचार के मामले पर दिलीप रे, उसमें जाति का क्या अंतर होता है? दिलीप रे जी को सजा हुई, अधिकार मिल गया है क्या? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकार मिल गया है कि किसी जाति के, तो इसमें यह जाति के लोग भ्रष्टाचार कर लेंगे, इस देश के लोग गरीब पीड़ितों का, शोषितों का पैसा खा जाएंगे। शर्मा जी, दिलीप रे केंद्रीय मंत्री होते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री दिलीप रे जी को भी जो है सजा सुनाई गई, कोयला घोटाले में आरोप साबित हुआ। इस देश में मोदी जी की सरकार है और कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष छोड़ेंगे भी नहीं उसको। कैमरे पे देखा पूरे देश ने, लेकिन उनकी बात नहीं करते। पिछड़े वर्ग से आने वाले लालू जी का उन्नयन और जो उन्होंने ओबीसी का सशक्तिकरण, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नहीं बात होता करो। पर शर्मा जी, जो भ्रष्टाचार में जेल से बेल बर्दाश्त करना सीखिए। अरे माँ बेटे जो दोनों जेल से बेल में, उसकी भी बात करो यहाँ पर। पिछड़े का अरे माँ बेटे दोनों जेल से बेल में, पिछड़ी जाति पिछड़ा के से कुछ लोगों नहीं का होता है। सेंसस होगा और पिछड़े वर्ग का आरक्षण 55% होगा, आर्थिक सर्वे होगा। आप पिछड़ों को अपमानित करने के लिए बार बार आदरणीय श्री लालू जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। अच्छा, इसी डिबेट में आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। दुष्यंत जी, के शर्मा जी, दुष्यंत जी, आई विल हैव टू टेक यू ऑफ एयर प्लीज, एक एक करके। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, दुष्यंत जी देश को बताना चाहता हूँ, जो नहीं सुनेगा मैं स्क्रीन पर नहीं रखूंगी। धीरेन्द्र जी के पास जाइए और अखिल जी को लीजिए, धीरेन्द्र जी और अखिल जी को। लगातार बच्चे नहीं है आप, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। धीरेन्द्र जी और अखिल जी को रखिए, जो आपको चिल्लाना है फिर आप चिल्लाते रहिए। मैं इस तरह से बात नहीं करती हूँ, एक एक करके बात करेंगे। एंड प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन। यहाँ पर ये नहीं है कि अपनी मनमर्जी जो आ रहा है बोलते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, चन्नी साहब ने जो बोला, और मैं प्रोफेसर स्वामी उम्मीद कर रही हूँ कि उस पर टॉपिक पर रहेंगे हम, घुमा फिरा के और 10 जगह नहीं जाएंगे। चन्नी साहब ने जो बोला है, वो शहादत जो हुई, पुंछ में जो हमला हुआ, उसको ये कहना कि एक स्टंटबाजी थी, ये स्टंट करते हैं चुनावों के समय, ये पहले भी ऐसे स्टंट करते रहे हैं, वहां पर एक जवान शहीद हो गए हैं। इस बयान पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है चन्नी साहब को शायद ज्यादा अफसोस हो रहा होगा, बाकी सब तो उसको डिफेंड करने में लग गए। अब देखिए, छोटी छोटी चीजों पे जांच हो जाती है। पुलवामा के अंदर हमारे जवानों की शहादत हुई, आज तक ये जांच नहीं हुई कि आरडीएक्स आया कैसे, कौन लाया, कैसे जीव को इंटरसेप्ट नहीं किया। जो सतपाल मलिक ने कहा, हमारे वीर जानों की शहादत ने यह प्रश्न तो मेरे दिमाग में भी उठा दिया है, क्या वो प्रायोजित था? क्योंकि जवानों की शहादत से खून का उपयोग किया गया। मेरे वीर जवानों को, जो बेचारे उनके परिवारों से मैं मिला,
उनकी पत्नियां उनके बच्चों से मिला, जब चीथड़े उन्होंने अपने बाप के देखे। 5 साल 6 साल हो गए, आज तक जांच नहीं हुई, आज तक यह पता चलाने का प्रयास नहीं हुआ कि आरडीएक्स आया कैसे था। जब सतपाल मलिक कहते हैं वो बिल्कुल कन्वॉय के अंदर जाके उसने अटैक किया, हवाई जहाज मांगे थे, उन्होंने हवाई जहाज नहीं दिया गया। देखिए ये बिल्कुल पक्की बात है, छोटी छोटी चीज। और ये रामविलास पासवान की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र जी को लाइए, धीरेन्द्र जी को लाइए, आ रही हूं क्या किशन मंत्री, धीरेन्द्र जी के पास पहले। जब उनकी फोटो को जूते से कुचला गया था, जब उनके मकान को खाली कराया गया था, ये जो एलजेपी के लोग हैं इनको शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ अपमान हो रहा है। बाबा साहब गांव के अंदर प्रभात फेरियां निकल रही हैं। संविधान की हत्या हम नहीं होने देंगे, इस देश के अंदर संविधान को छूने नहीं देंगे। ये लोग जो षड्यंत्र यहाँ मनुवाद का स्थापित करना चाहते हैं, पिछड़ों को, दलितों को अधिकार मिलेगा। ये किसने बोला है कि अधिकार नहीं मिलेगा? किसने बोला है कि पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलेगा? मैं एक स्टेटमेंट, दुष्यंत जी एक मिनट, प्रोफेसर स्वामी, किस ने बोला कि पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलेगा? अरुण गोविल। कब बोला? ये अपने पिछड़ों को अधिकार नहीं, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलेगा, ये बयान कब दिया? संविधान बदल देंगे, ये कभी नहीं बोला। सिंह ने कहा सर, यही अब धीरेन्द्र जी वो कह रहे हैं कि लल्लू सिंह ने बोला कि संविधान बदल। अब देखिए हम लोग फिर डिरेल कर रहे हैं, हम फिर संविधान वाली डिबेट मैंने कितनी की है, आज फिर संविधान पर आ गए। लेकिन मेरा सवाल जो 10 सेकंड, हाँ बोलिए धीरेन्द्र। 10 सेकंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने एक ही मन से कहा है, अरे क्या भरोसा वो कल प्रधानमंत्री होंगे, कल लल्लू सिंह हो गए प्रधानमंत्री, किया जा सकता है, कल अरुण गोयल हो गए, तो आरक्षण को इन लोगों ने समाप्त किया है तुष्टीकरण को लेकर के। और सुचित्रा जी आज उसी तुष्टीकरण का नतीजा है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों के पास जब मुद्दा नहीं होता है, चन्नी साहब जैसे लोगों के कांग्रेस के पास, इंडी गठबंधन के पास जब मुद्दे नहीं होते हैं, तो भारत पाकिस्तान का नारा ये लोग देते हैं और आरोप हमारे ऊपर में लगाते हैं कि चुनाव के समय में इस तरह की बातें करते हैं। और मोदी जी को आप डर दिखलाते हैं पाकिस्तान के एटम बम का, जिसके पास बिरयानी खाने चले जाते हैं भाई, आटा नहीं है। और वही कांग्रेस, बीच में ना बोलिए, सुनिए, वही कांग्रेस और आपकी सरकारों ने यही बिरयानी आतंकवादियों को सिर्फ पैसे देकर के खिला के भेजने का। अरे तो उनके यहाँ जाके बिरयानी मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर जा रही हूँ जरा। कांग्रेस के 10 साल के सरकार में, हाँ जी, कांग्रेस के 10 साल की सरकार में 10,000 वहां पे आतंकवादी घटनाओं में जाने गई हैं। और आज 2014 से लेके अभी तक मात्र 2,700 अरे राम राम, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आम आदमी पार्टी को लेकर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दो। प्रोफेसर स्वामी, शर्म आनी चाहिए। प्रोफेसर स्वामी, ये जांच की सिफारिश पर आम आदमी पार्टी का बयान आया है, दिल्ली के एलजी बीजेपी के एजेंट हैं। अब आम आदमी पार्टी एलजी को कह रही है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा है। यानी कि अब मैं फिर बता रही हूं, ये बड़ी खबर है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन पर एनआईए जांच की सिफारिश दिल्ली के एलजी ने कर दी है। क्यों की है? वो कह रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस जो कि आतंकवादी संगठन है, उससे पैसा लिया है, उससे $16 मिलियन लिए गए और इसी की जांच की सिफारिश की गई है। अब दूसरी खबर यह कि आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है, कह रही बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की तरफ से यह जांच की सिफारिश की गई है और अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। अब आप मानकर चलिए कि यह बड़ी डेवलपमेंट है और इसके बाद अब इस पर रिएक्शंस आएंगे, पॉलिटिकल रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीधे आतंकवाद से जोड़ने वाली जांच होगी, ये एलजी ने सिफारिश कर दी है। अगर इसको मानता है गृह मंत्रालय तो सोचिए कि ये एनआईए जांच किस मुद्दे पर होगी? सिख फॉर जस्टिस से पैसा लेने, आतंकवादी संगठन से पैसा लेने के मामले में ये जांच इनिशिएट होगी। ये बड़ी खबर है। अब मैं इस पर वापस आ रही हूं, क्योंकि जहां एक तरफ पैसे लेने का, वहीं पैसे के नोटों का अंबार निकलने का खेल हो रहा है। मैं दोनों खबरों पर इस वक्त बनी हुई हूं। सीधा सवाल ये है दुष्यंत जी, आपके जो नेता हैं वो एक तरफ बयानों से भी हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैश भी निकल रहा है। ये कैश जो निकल रहा है मुझे नहीं पता है, मैं अभी कह रही हूं जांच का विषय है, अभी कुछ नहीं कहा है ईडी ने इस पूरे मामले पर। ये कैश निकला है, किसके घर से निकला है ये बताया गया। सीधी समझ है, आम आदमी घर में देखता है, उसे लगता है कि हमारे पास एक गड्डी नहीं है, यहां पर गड्डियां निकली जा रही है नोटों की, करोड़ों निकल रहे हैं। और किस व्यक्ति के घर निकल रहे हैं? नेता के घर नहीं, नेता के पीएस के घर निकल रहे हैं। अब ये हो क्या रहा है? ये सीधे इस पर जवाबदेही किसकी बनेगी?
बीजेपी की तो जवाबदेही नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल इनकी जवाबदेही इनकी है। अच्छा, कैसे है? क्योंकि ईडी इनके अधीन है। आप देखिए जिस तरह से पिछले चुनाव से पहले आईटी डिपार्टमेंट ने, ईडी ने धीरज साहू जी के यहाँ रेड की और ऐसा बिल्कुल एक सेट बना के फिल्म के जैसा पूरे नोटों का बंडल और यहाँ टीवी मीडिया में हर जगह पे डिबेट खड़ा किया। उसके बाद में रिजल्ट क्या निकला? ढाक के 3 पार। उन्होंने पैसे का सारा विवरण दे दिया और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं चला। पहले चरण के चुनाव से पहले इन्होंने क्या किया? संदेश खाली का मामला बनाया, उसको हाईलाइटेड किया, उसका स्टिंग वीडियो आ गया, वो सारा कुछ फर्जी था। तो इस बात की जिस तरह से डॉक्टर स्वामी ने कहा, डॉक्टर स्वामी के आरोपों को बल मिलता है। आप संदेश खाली को मैं फर्जी उसके बता रहे हैं। वीडियो की बात कर रहा हूं। भाजपा के एक कथित नेता का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, जो भाजपा का पदाधिकारी है, जो बंगाली में कह रहा है, मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा है, उसको देख के लगता है वो फर्जी है। तो आरोपों को बल मिलता है। डॉक्टर स्वामी ने जो कहा है कि भाई वो कोई भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, इंडिया अलायंस को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, तो आरोपों को बल मिलता है। अच्छा, मंत्री के घर से 5 रुपया मिला नहीं, दुष्यंत जी, चंपई सोरेन पे कोई आरोप नहीं। शर्मा जी से मैं तो पूछना चाहता हूँ, चंपई सोरेन की सरकार पे कोई आरोप लगा दे, कोई आरोप नहीं। हेमंत सोरेन जो जेल में हैं, उनके ऊपर 5 पैसे का आरोप नहीं, उन पे भी जिस आरोप में वो जेल में है, कथित रूप से आरोप है। एक बात बताइए मुझे, सरकारी जमीन मुझे ये बात समझ नहीं आती है, लेकिन कांग्रेस के मंत्री हैं, मंत्री अपने घर में जिस व्यक्ति को रखेंगे वो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। नहीं, वो मंत्री उनके मंत्री जी के घर में रहता है, वो जिसके धन बरामद हुआ है। नहीं, उनका पीएस है ना, तो वो किसी के बीजेपी के कैडर को रखेगा क्या अपने काम पर? ये आप नहीं रखेगा जब ये रख रहे हैं कांग्रेस के लोगों को रोज अपनी पार्टी में ले रहे हैं। बोलने के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे ना सर, ये होता है क्या? अच्छा, मैं प्रियंका जी से पूछूं, प्रियंका जी के नेता क्या बीजेपी कैडर के व्यक्ति को अपने घर में रखेंगे? लालू जी रखेंगे क्या? तेजस्वी जी रखेंगे क्या? ये बोलने के लिए कुछ भी मत बोलिए ना, ये इट अप्लाइज टू बोथ साइड। ये बोलने के लिए बोल नहीं रहे हैं। आप बताइए, क्या जो मैंने कहा संदेश खाली और धीरज साहू के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया गया? के शर्मा जी, जनता पार्टी ने धीरज साहू ने अपने पैसे का हिसाब दे दिया, आप लोगों ने उसके बात करते थे बतंगड़ बना दिया कि आज तक भी आप लोग यही कहते रहते हैं कि 350 करोड़ निकले थे, उन्होंने तो हिसाब दे दिया था। फंस गए आप, वो ये कह रहे हैं। ये सरासर झूठ है। हाँ। ये सरासर झूठ है, कोई हिसाब नहीं है, मामला अभी भी है, अभी भी चल रहा है, कोई हिसाब नहीं है। अवैध धनता तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की आपने? क्या है अगर वो बोलने तो दीजिए। अरे मैं सुन लो ना भाई, बीच में बकवास जल्दी से, टाइम नहीं है। नागर साहब गिरफ्तार क्यों नहीं किया? के शर्मा जी जवाब दे रहे हैं उसका। विश्वसनीयता क्या है इनके पीछे? इधर कोई पार्टी है ना तले। अब रही बात संदेश खाली की, संदेश खाली का मामला हाईकोर्ट में, जिसपे फर्जी की बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट फर्जी है क्या? नहीं, वीडियो फर्जी है क्या? बोलना, क्योंकि इनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, जो वीडियो आया है मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी बात का वैल्यू है। इतने बड़े चैनल में, अरे भैया चुप रहो यार। अरे भैया चुप रहो, आपको समझ नहीं आता? आप दोनों इस तरह से नहीं, मैं एक बार उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपसे अपराधी बन के जेल के अंदर है। नहीं, वीडियो वायरल नहीं है भाजपा के संदेश खाली की घटना फर्जी है, तो उसका अपराधी जो है जेल के अंदर होगा। अब तीसरी बात, लेकिन मुझे आज आश्चर्य हुआ इस चैनल में बैठ के और इन लोग के विपक्षियों के बयान को देख के कि भारत को धमकी दे पाकिस्तान का। वो अल्पसंख्यक है इसलिए वो धमकी दे रहा है, आप उस पर यदि रिएक्ट कर रहे हैं तो साहब आप अल्पसंख्यक का अपमान कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी यदि कोई जेल पर जिसको सजा हुई है, पुलवामा के शहीद सजा याफ्ता है भ्रष्टाचार के मामले में, तो साहब आप दलित को आरोपित बना रहे हैं, ओबीसी को आरोपित बना रहे हैं। ये साहब आपकी मानसिकता, आपकी पार्टी के। देखिए, अब सवाल ये पूछे जाएंगे, जहां एक तरफ ये पूछा जाएगा कि ये 30 करोड़ का हिसाब क्या है, वहीं जांच में ये भी पूछा जाएगा कि ये 30 करोड़ किसके हैं। ये अगर ईडी कह रही है कि ये सीधे सीधे मंत्री से जुड़े हैं, तो उसका लिंक क्या है, ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा। मैं वही कह रही हूं, ये भी पूछा जाएगा। तो दोनों तरफ से थोड़ा इंतजार और करना होगा, और वो इंतजार हम इसलिए करेंगे क्योंकि चुनाव से कुछ घंटे पहले नोटों की गड्डियां इशारा करती हैं कि क्या